Hello student, welcome to my channel Bharat Academy, and during this session we will discuss commonly used experimental design for different conditions. देखिए आज हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि जो कॉमनली यूज्ड एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस हैं वो कौन कौन से हैं और किन किन कंडीशंस पे खास तौर से ये यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट इज CRD completely randomized design. CRD is simplest design where the experimental material is homogeneous. CRD सबसे सिंपलेस्ट डिजाइन है जहां जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल होता है जिसपे हम ट्रीटमेंट को हम या अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं जिनके ऊपर वो होमोजीनियस होने चाहिए। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल होमोजीनियस मतलब एक जैसे ही होने चाहिए, ज़्यादा चेंजेस उसमें नज़र नहीं आने चाहिए। सेकेंड इज द डिज़ाइन इज यूजफुल इन द लैब एक्सपेरिमेंट। CRD जो है अक्सर जो डिज़ाइन हमारे लैब एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किए जाते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट है, ये सब लैब में होते हैं। पॉट एक्सपेरिमेंट भी आप कह सकते हैं, ग्रीन हाउसेज स्टडीज़ जो ग्लास हाउसेज में हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उनमें हम जो अपने जो वेरिएशंस हैं, जो मॉइस्चर्स कंटेंट हो गया या टेम्परेचर है, उसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। CRD इज़ नॉट सुटेबल फॉर द फील्ड एक्सपेरिमेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट में CRD डिज़ाइन हम यूज़ नहीं करते, ये सुटेबल नहीं है CRD फील्ड एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि फील्ड में कई तरह की नेचुरल वेरिएशंस होती हैं जिससे हिट्रोजिनिटी रहती है फील्ड में। मॉइस्चर्स का रहता है, तुम्हारा सॉइल फर्टिलिटी का रहता है, या हिट्रोजिनिटी होने की वजह से हम CRD नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि CRD को केवल होमोजीनियस कंडीशंस पे ही इस्तेमाल करते हैं। नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स की बात करें तो इन CRD इट इज़ वेरी फ्लैक्सिबल। बहुत फ्लैक्सिबिलिटी रहती है CRD में। इट हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, कितने भी हम ट्रीटमेंट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन रिस्ट्रिक्शनल डिज़ाइन। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती नंबर ऑफ ट्रीटमेंट में, तो इस CRD को हम नॉन रिस्ट्रिक्शनल डिज़ाइन भी बोलते हैं। नंबर ऑफ रेप्लिकेशन कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रीटमेंट। अलग अलग ट्रीटमेंट्स के लिए नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस अलग अलग रहती हैं CRD के अंदर। एंड CRD में नेक्स्ट क्या हम करते हैं कि होल एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इज डिवाइडेड इनटू अल्टीमेट एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। पूरी एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को हम डिवाइड करते हैं अल्टीमेट एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में, whose number depends on the number of treatments and number of replication for each treatment। कि कितने एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं हमारे पास, वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स हम कितने अप्लाई कर रहे हैं और हर एक ट्रीटमेंट कितनी बार रेप्लिकेट हम कर रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग है। और बाद में ऑल द ट्रीटमेंट्स आर कम्प्लीटली रेंडमाइज्ड इन अल्टीमेटली एक्सपेरिमेंटल यूनिट। इन एक्सपेरिमेंटल यूनिट में सारे ट्रीटमेंट का रेंडमाइजेशन करते हैं। कहने का मतलब ईच एक्सपेरिमेंटल यूनिट हैज इक्वल चांस ऑफ गेटिंग ऑल द ट्रीटमेंट्स। नेक्स्ट, एनालिसिस इज क्वाइट इजी। CRD में एनालिसिस बहुत इजी होती है। इसमें वन वे एनोवा होता है, ओनली वन सोर्स ऑफ वेरिएशन इज देयर। लोकल कंट्रोल हम इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल इज नॉट अप्लाइड इन CRD। और CRD में लोकल कंट्रोल नहीं इस्तेमाल करनी होती है, तो नो ब्लॉकिंग इज देयर। कोई भी ब्लॉक हम उसमें बनाते नहीं हम CRD में। तो ये CRD यही है कि लैब एक्सपेरिमेंट जहाँ जहाँ होता है, जहाँ जो कंडीशंस होती हैं जो होमोजेनियस होती हैं फील्ड की, वहाँ वहाँ हम CRD को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज RBD। इसको CRBD भी बोलते हैं, कंप्लीटली रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं? व्हेन वी हैव सिंगल फैक्टर विद डिफरेंट लेवल्स। जब हमारे पास एक ही सिंगल फैक्टर होता है और उसके डिफरेंट लेवल को हमें कंपेयर करना होता है, देन वी अप्लाई RBD। सपोज कीजिए हमारे पास एक सिंगल फैक्टर है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, उसके डिफरेंट डोजेज हैं, 0 kg, 20 kg, 40 kg, 100 kg नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन तो एक सिंगल फैक्टर हो गया, और ये 0, 20, 40, 100 ये दीज आर लेवल्स और डोजेज यू कैन से। सिंगल फैक्टर डिजाइन होता है एक्चुअली RBD। और RBD इज सुटेबल फॉर इफ द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इज हेट्रोजीनियस। अक्सर RBD हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है जिस पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं वो हेट्रोजीनियस होता है। जो फील्ड होता है वो हेट्रोजीनियस होता है। कहीं पे फर्टिलिटी ज़्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, कहीं पे मीडियम होगी, कहीं पे मॉइस्चर ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा।
इसी तरह से इन आरबीडी में एक्चुअल में मेन चीज़ हम क्या करते हैं, वी फॉर्म ए ब्लॉक बाय फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल। प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन माय लास्ट लेक्चर यू कैन से। तो लोकल कंट्रोल में एक्सपेरिमेंटल एरर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, आरबीडी में ब्लॉक्स हम फॉर्म करते हैं। फॉर दिस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल होमोजेनियस ग्रुप्स कॉल्ड ब्लॉक। इसमें करते क्या हैं, पूरे एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को, फील्ड को हम छोटे छोटे होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, विच आर कॉल्ड ब्लॉक्स। इन सच द वे, इस तरह से हम डिवाइड करते हैं ब्लॉक, इस तरह से फॉर्मेशन करते हैं ब्लॉक्स का कि वेरिएशन विद इन द ब्लॉक इज मिनिमम। विद इन द ब्लॉक तो वेरिएशन कम से कम रहे, एंड वेरिएशन बिटवीन द ब्लॉक्स, और अलग अलग ब्लॉक्स के बीच में जो वेरिएशन है वो मैक्सिमम रहे, इज मैक्सिमम, जिससे विच रिड्यूसेस द एक्सपेरिमेंटल एरर, जिससे हमारी एक्सपेरिमेंटल एरर कम से कम हो। Blocks are made when the variation or heterogeneity in the soil is a single direction। सबसे important factor RBD में यही है, जब हमारी जो variations है या heterogeneity है या soil fertility है, fertility की जो direction है वो एक single direction में रहेगी in RBD। Blocks are made perpendicular to the direction of fertility gradient। जो blocks हम बनाते हैं हमेशा जो fertility gradient के जो direction है उसके perpendicular direction में हम blocks बनाते हैं। इस केस में देखिए इधर जो फर्टिलिटी की जो डायरेक्शन है दैट इज ए टू बी, लेकिन जो ब्लॉक्स बनाए जाएंगे वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। देखिए ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, फर्टिलिटी ग्रेडियंट की डायरेक्शन ए टू बी है, ईस्ट टू वेस्ट है, तो ब्लॉक्स आर फॉर्म परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ईच ब्लॉक कंस्टिट्यूट ए सिंगल रेप्लिकेशन। जो यहाँ आरबीडी में जो आप देखेंगे कि हर एक ब्लॉक जो है एक रेप्लिकेशंस की तरह काम करता है, क्योंकि हर एक ब्लॉक में एक सेट ऑफ ट्रीटमेंट, सारे ट्रीटमेंट आ जाते हैं, तो इसीलिए ये रेप्लिकेशंस की तरह काम करता है। नंबर ऑफ रेप्लिकेशन मस्ट बी सेम फॉर ईच ट्रीटमेंट। हर एक ट्रीटमेंट में जो रेप्लिकेशंस होंगे वो बराबर बराबर होते हैं आरबीडी में। फर्स्ट ट्रीटमेंट में भी उतना ही होगा जो सेकंड में होगा, जो थर्ड में होगा, जितने भी ट्रीटमेंट आपने लिए जो रेप्लिकेशन विल बी सेम। ईच ट्रीटमेंट इज रेप्लिकेटेड वंस एंड ओनली वंस इन ईच ब्लॉक। ये इंटरेस्टिंग है कि हर एक ट्रीटमेंट जो है एक ही बार इस्तेमाल किया जाएगा हर एक ब्लॉक में। ये इंटरेस्टिंग है। ईच ऑफ दीज ब्लॉक्स आर डिवाइडेड इनटू मैनी सिमिलर एंड इक्वल एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। इसमें होता क्या है कि हर एक ब्लॉक को बराबर बराबर अलग अलग डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स में हम डिवाइड करते हैं, जिनको हम प्लॉट्स बोलते हैं। ऑल द ट्रीटमेंट्स आर रैंडमाइज्ड टू दिस प्लॉट इन ईच ब्लॉक सेपरेटली एप्रेस। और हर एक ट्रीटमेंट का रैंडमाइजेशन करते हैं हर एक प्लॉट में नए सिरे से। द नंबर ऑफ प्लॉट्स इन ईच ब्लॉक शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीटमेंट। इंटरेस्टिंग है, किसी भी ब्लॉक में जो प्लॉट्स होंगे मेरे वो उतने ही होंगे जितने मैं ट्रीटमेंट को अप्लाई कर रहा हूँ, जितने ट्रीटमेंट में ले रहा हूँ उतने ही मेरे प्लॉट्स बनेंगे हर एक ब्लॉक में इन आरबीडी। एंड नंबर ऑफ ट्रीटमेंट किस तरह से होगा, ऑल्दो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर ऑफ ट्रीटमेंट। हालांकि कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं कि कितने ट्रीटमेंट आप अप्लाई कर सकते हैं, बट होमोजेनिटी विद इन द ब्लॉक डिक्रीजेस इफ द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इज मोर देन 20 और 25। लेकिन क्या होता है जब ब्लॉक साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स बढ़ेंगे तो ब्लॉक साइज बढ़ेगा। अगर नंबर ऑफ ट्रीटमेंट तुम्हारे 20 या 25 से ज़्यादा हो तो ब्लॉक साइज बढ़ेगा, तो उसमें अलग तरह के वेरिएशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। फर्टिलिटी का हो सकता है, मॉइस्चर का आ सकता है। तो इसकी वजह से जो विद इन द ब्लॉक है, विद इन द ब्लॉक द होमोजेनिटी डिक्रीज कर जाती है, वेरिएशन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो और इसमें जो एनालिसिस है आरबीडी में, ये टू वे अनोवा का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, और इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फील्ड एक्सपेरिमेंट। सबसे ज़्यादा फील्ड एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया जाने वाला डिज़ाइन आरबीडी रहेगा। ये इंटरेस्टिंग है। और इन अलग अलग डिज़ाइंस की अभी तक मैंने सीआरडी डिस्कस किया, आरबीडी किया। इनको डिटेल एनालिसिस में अलग अलग, जब मैं वीडियो बनाऊंगा इनके अलग अलग डिज़ाइंस पे, तब हम डिस्कस करेंगे। अभी इतना ही करेंगे कि किन कंडीशंस में हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट डिज़ाइन इज एलएसडी, लेटिन स्क्वायर डिज़ाइन यू कैन कॉल। क्या है लेटिन स्क्वायर डिज़ाइन? द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन विच साइमल्टेनियसली कंट्रोल्स द वेरिएशन इन टू डायरेक्शन इज नोन एज लेटिन स्क्वायर डिज़ाइन। क्या होता है लेटिन स्क्वायर डिज़ाइन में, जो वेरिएशंस रहेगा मेरा यहाँ, ये दो डायरेक्शन में रहेगा। अभी तक के डिजाइन्स में सिंगल डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल वेरिएशन रहता था, लेकिन यहाँ वेरिएशन टू डायरेक्शन में रहेगा। क्या क्या करता है एलएसडी में,
LSD can be applied if the experimental is heterogeneous with extraneous variable in two direction। यही कह रहा है, जब हमारा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो हेट्रोजीनियस रहता है अलग अलग टाइप का, और जिसमें जो फर्टिलिटी ग्रेडियंट है इन एग्रीकल्चर के एक्सपेरिमेंट में, अगर वो जो वेरिएशन है फर्टिलिटी ग्रेडियंट मेरा दो डायरेक्शन में है, फर्टिलिटी जो है सॉइल फर्टिलिटी दो अलग अलग डायरेक्शन में है, तो तब हम लैटिन स्क्वायर डिजाइन को यूज़ करते हैं। और इसमें नंबर ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी 5 to 12, इस 5 to 12 और एनी केस नॉट मोर देन 20। इसमें नंबर ऑफ ट्रीटमेंट का रिस्ट्रिक्शन है, बात अक्सर 15 से 12, अक्सर इसमें जो ट्रीटमेंट 5 to 12 लिए जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 20, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। नंबर ऑफ एप्लीकेशन उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स होंगे। नंबर ऑफ एप्लीकेशन इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीटमेंट रहता है इसमें LSD में। और whole experimental material is divided into rows and columns on the basis of two sources of variation in the experimental material। हमारे एक्सपेरिमेंटल मटेरियल में दो सोर्सेस ऑफ वेरिएशन होने की वजह से पूरा जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है दो भागों में डिवाइड करते हैं इनटू रोज एंड कॉलम। जब जब आप सुनेंगे रोज और कॉलम में, समझो ये LSD है, और इसमें होता क्या है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स होंगे, तीनों बराबर होते हैं इसमें। एंड रैंडमाइजेशन टेक्स प्लेस अंडर द रिस्ट्रिक्शन दैट ईच ट्रीटमेंट अकर्स वंस एंड ओनली वंस इन ईच रो एंड ईच कॉलम। और उसके बाद रैंडमाइजेशन हम ट्रीटमेंट का इस तरह से करते हैं कि वो हर एक कॉलम में और हर एक रो में एक ही बार आना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। और एनालिसिस जो है इस LSD की मोर डिफिकल्ट देन CRD एंड RBD। CRD RBD से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता तो टू वे है, लेकिन इसमें रोज कॉलम वाइज भी हम वेरिएशन चेक कर सकते हैं। लोकल कंट्रोल, द प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल इज अप्लाइड इन LSD। प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल का हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ LSD के अंदर। ईच ट्रीटमेंट इज रेप्लिकेटेड वंस एंड ओनली वंस इन ईच रो एंड ईच कॉलम। पहले ही बता चुके कि हर एक ट्रीटमेंट एक ही बार आएगा किसी भी कॉलम और किसी भी रो में। तो दिस इज LSD। नाउ वी मूव टूवर्ड्स फैक्टोरियल डिजाइन। अब ये फैक्टोरियल डिजाइंस क्या होता है, देखिए अभी तक 3 डिजाइन हमने डिस्कस किए। CRD किन कंडीशन में इस्तेमाल करते थे, जब लैब एक्सपेरिमेंट हो या छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हो, ग्लास हाउसेज। RBD when the fertility gradient was unidirectional। LSD जब हम पूरे एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को कॉलम और रोज में डिवाइड करते थे, ये तो करते थे, लेकिन दीज 3 डिजाइंस आर अप्लाइड टू कंपेयर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ सिंगल फैक्टर ओनली। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये तीनों डिजाइन्स में एक ही फैक्टर होता था जिनके अलग अलग लेवल्स होते थे। सिंगल फैक्टर डिजाइन से ये तीनों, लेकिन उनके डिफरेंट लेवल्स को हम यहाँ कंपेयर करते थे। जैसे मैं इससे समझा दूं, to compare different doses of nitrogen as regard their effect on yield of certain crop। सपोज कीजिए नाइट्रोजन है कोई फर्टिलाइजर, इसके डिफरेंट डोजेज हैं जो जिसका हम यील्ड, किसी का क्रॉप की यील्ड पे हम चेक कर रहे हैं इसका इफेक्ट। तो नाइट्रोजन तो सिंगल फैक्टर हो गया यहाँ पे, लेकिन जो डिफरेंट डोजेज होंगे नाइट्रोजन के वो लेवल्स हैं यहाँ पे। तो सिंगल फैक्टर डिजाइंस में हम CRD RBD LSD को ले सकते हैं। और लेकिन फैक्ट क्या होता है, व्हेन वी हैव 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स विद देयर डिफरेंट लेवल्स देन वी अप्लाई द फैक्टोरियल डिजाइन। जब हमारे पास 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं और उनके डिफरेंट लेवल्स भी हमें दिए होते हैं, तब हम फैक्टोरियल डिजाइंस को यूज करते हैं। सपोज वी हैव 2 फैक्टर्स, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। ये नाइट्रोजन है, इसके डिफरेंट डोजेज है 50 kg, 100 kg, 150 kg, ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा है फास्फोरस, इसके भी 3 डोजेज हैं, 10 kg, 20 kg, 30 kg, ये सेकंड फैक्टर हो गया। इन दोनों फैक्टर्स के अलग अलग लेवल्स हैं। तो यहाँ हम जो है फैक्टोरियल डिजाइंस का यूज करेंगे। इन फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट वी इवेल्युएट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स व्हेन दे आर यूज साइमल्टेनियसली। फैक्टोरियल डिजाइंस में क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट क्या रहेगा उसकी स्टडी करते हैं साइमल्टेनियसली। व्हेन दे आर यूज साइमल्टेनियसली, जब वो इकट्ठे यूज किए जाते हैं 2 फैक्टर। इन फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट वी स्टडी द इंडिविजुअल इफेक्ट
of each factor as well as their interaction. सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है फैक्टोरियल डिजाइन में कि हम अलग अलग फैक्टर्स का इंडिविजुअल इफेक्ट स्टडी करते ही करते साथ में उनका इंटरेक्शन, उनका कंबाइंड इफेक्ट क्या रहा, इंटरेक्शन क्या रहा, वो भी इंटरेक्शन इफेक्ट क्या रहा, वो भी हम यहाँ स्टडी करते हैं फैक्टोरियल डिजाइन में. When fertility gradient is single direction and we have two or more factors with a different level, then we use the factorial design. यही हमने बोला. फैक्टोरियल डिजाइन में भी जो फर्टिलिटी ग्रेडियंट है, फर्टिलिटी की जो डायरेक्शन है वो सिंगल डायरेक्शन में रहती है, यूनिडायरेक्शनल. और हमारे पास दो या दो से अधिक फैक्टर हों और उनके अलग अलग लेवल्स हमारे पास दिए हों, तभी हम फैक्टोरियल डिजाइन इस्तेमाल करते हैं. इट इज़ यूज व्हेन फैक्टर्स आर इक्वल इम्पोर्टेंस. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि इस केस में जितने भी फैक्टर मैं यूज कर रहा हूँ, 2 फैक्टर कर रहा हूँ, 3 फैक्टर कर रहा हूँ, सबकी बराबर बराबर इंपॉर्टेंस रहेगी और ईच ट्रीटमेंट इज मेजर्ड विद इक्वल प्रिसिशन. और हर एक ट्रीटमेंट को का मेजरमेंट हम इक्वल प्रिसिशन के साथ करेंगे, इक्वल एक्यूरेसी रहेगी उनमें तीनों फैक्टर्स के. और एडिशनल फैक्टर कैन नॉट बी इंक्लूडेड व्हाइल रनिंग ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट. जब कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा होगा फैक्टोरियल डिजाइन में, तो उसमें बीच में एडिशनल फैक्टर को हम इंक्लूड नहीं कर सकते. तो दिस इज फैक्टोरियल डिजाइन. नेक्स्ट इज स्प्लिट प्लॉट डिजाइन. स्प्लिट प्लॉट डिजाइन इज स्पेशल केस ऑफ 2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट. जब फैक्टोरियल डिजाइन हमारा चल रहा होता है, अचानक उसमें एक सर्टेन इश्यूज आ जाते हैं. ये स्पेशल केस है फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट का. एक्चुअली sometime it may happen that certain factor require large plot and other factor require small plot, then we use the split plot design. फैक्टोरियल डिजाइन करते करते एक इश्यू हमारे साथ ऐसा आ जाता है जिसमें एक फैक्टर को तो लार्ज प्लॉट की जरूरत पड़ती है, लेकिन दूसरा जो फैक्टर होता है उसमें स्मॉल प्लॉट की जरूरत हमें पड़ती है. देखिए, एक छोटा सा स्प्लिट प्लॉट को समझाने के लिए एग्जांपल में देने की कोशिश करता हूँ. सपोज करो हमें एक चेस का गेम खेलना है. तो चेस के गेम को खेलने के लिए हमें एक छोटा सा स्टूल मिले या छोटा सा बेंच भी मिले तो चलेगा. लेकिन अगर मैं क्रिकेट मैच खेलने की बात करूं तो क्रिकेट का मैच का जो गेम होगा उसको खेलने के लिए तो मेरे को ईडन गार्डन और ग्रीन पार्क जैसे ग्राउंड चाहिए, बड़े बड़े. तो समझ रहे हैं ना स्प्लिट प्लॉट में करता है क्या है, एक में छोटा प्लॉट चाहिए, एक में बड़ा प्लॉट चाहिए. इसी तरह से समटाइम क्या होता है, जैसे मैं एग्रीकल्चर फील्ड में ले लूँ, जैसे टिलेज है, इरिगेशन है, ड्रेनेज है, मल्चिंग है, इन तीनों के लिए बड़े बड़े प्लॉट चाहिए. टिलेज है, टिलेज जिसमें हम मिट्टी को नरम करते हैं ट्रैक्टर के थ्रू. जैसे टिलेज मेथड में अप्लाई कर रहा हूँ तो इसमें तो ट्रैक्टर मेरा 5x3 मीटर के प्लॉट में तो नहीं, चलने से पहले ही प्लॉट खत्म हो जाएगा. बहुत छोटे प्लॉट में टिलेज नहीं हो सकता, ट्रैक्टर से हम नहीं कर सकते. इरिगेशन बड़े प्लॉट चाहिए, छोटा प्लॉट होगा तो सीपेज हो जाएगा, उसमें रिसाव हो जाएगा पानी का. इस इरिगेशन हो गया, टिलेज हो गया, ड्रेनेज हो गया, इनके लिए बड़ा प्लॉट चाहिए. लेकिन अगर फर्टिलाइजर हो गया तुम्हारा, फर्टिलाइजर हो गया, वीड मैनेजमेंट हो गया, इन सब में स्मॉल प्लॉट. फर्टिलाइजर को तो मैं बाई हैंड भी अप्लाई कर सकता हूँ. तो टिलेज, इरिगेशन, इनके लिए तो बड़े प्लॉट की जरूरत है. फर्टिलाइजर वगैरह के लिए अप्लाई करने के लिए मुझे स्मॉल प्लॉट की जरूरत पड़ेगी. तो इन कंडीशंस में स्प्लिट प्लॉट का हम इस्तेमाल करते हैं. इन दिस डिजाइन ईच ब्लॉक इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्लॉट्स देन कॉल्ड मेन प्लॉट्स इक्वल टू नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ द फर्स्ट फैक्टर ए फॉर विच वी नीड द लार्ज प्लॉट. क्या करते हैं इस तरह के डिजाइन में, स्प्लिट प्लॉट में, पहले तो एज यूजुअल एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को ब्लॉक्स में हम डिवाइड करते हैं. तब हर एक ब्लॉक को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ प्लॉट्स में, अलग अलग प्लॉट में उनको डिवाइड करते हैं हर एक ब्लॉक को, और जिनको हम मेन प्लॉट बोलते हैं. और जो प्लॉट्स है, नंबर ऑफ प्लॉट्स, वो डिपेंड करेगा कि मेरे फैक्टर एक एक लेवल कितने थे फॉर विच वी नीड लार्ज प्लॉट, जिसके लिए मुझे लार्ज प्लॉट की जरूरत पड़ रही है. All the levels of factor A are randomly allocated to these main plot. तब करते क्या है, लेवल ए, फैक्टर ए के सारे लेवल्स को रैंडमली एलोकेट करते हैं इन मेन प्लॉट्स में. रैंडमाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं लेवल्स को एलोकेट करने के लिए मेन प्लॉट में. तो एक रैंडमाइजेशन तो इस टाइम हो जाती है. फिर दूसरा क्या है, देन ईच मेन प्लॉट इन ईच ब्लॉक,
हर एक जो ब्लॉक में मैंने बनाए होते हैं, देन दीज आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स कॉल्ड सब प्लॉट्स। हर एक प्लॉट जो मेन प्लॉट को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे प्लॉट में, जिनको सब प्लॉट्स बोलते हैं। अब वो सब प्लॉट कितने होने चाहिए? इक्वल टू द नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ द सेकंड फैक्टर्स। सेकंड फैक्टर बी के कितने लेवल्स हैं उस पर निर्भर करेगा कि मेरे सब प्लॉट्स कितने बनेंगे। फॉर विच वी नीड द स्मॉल प्लॉट, जिसके लिए मुझे छोटे प्लॉट्स की जरूरत पड़ती है। ऑल द लेवल्स ऑफ सेकंड फैक्टर्स बी आर एलोकेटेड रैंडमली टू दी सब प्लॉट। तब क्या होता है, फैक्टर बी के सारे लेवल को हम रैंडमाइज करते हैं इन छोटे छोटे सब प्लॉट्स में एलोकेट करने के लिए। तो कहने का मतलब, इन स्प्लिट प्लॉट डिजाइन द लार्जर प्लॉट आर कॉल्ड मेन प्लॉट्स एंड स्मॉलर प्लॉट आर कॉल्ड सब प्लॉट्स। तो इस पूरे स्प्लिट प्लॉट डिजाइन में आप देख रहे हैं कि यहाँ वी सी दैट द इन एसपीडी रैंडमाइजेशन इज डन टू टाइप। दो बार रैंडमाइजेशन हो रहा है। एक तो जब हम डिफरेंट लेवल फैक्टर ए के मेन प्लॉट में एलोकेट कर रहे हैं, एक रैंडमाइजेशन तब हो रहा है। तब दूसरा रैंडमाइजेशन जब हर एक मेन प्लॉट को छोटे छोटे प्लॉट्स सब प्लॉट्स में डिवाइड कर रहा हो, तो दूसरे फैक्टर के लेवल को अप्लाई करने के लिए उसमें भी रैंडमाइजेशन का इस्तेमाल हो रहा है। तो दो बार मुझे रैंडमाइजेशन करना पड़ रहा है, वन फॉर द फैक्टर ए एंड अदर फॉर द फैक्टर बी। तो दो बार रैंडमाइजेशन करने की वजह से वी फाइंड टू एक्सपेरिमेंटल एरर। दो एक्सपेरिमेंटल एरर मिलेंगे स्प्लिट प्लॉट डिजाइन में। वन फॉर द एक्सपेरिमेंटल एरर फॉर द मेन प्लॉट, एक मेन प्लॉट के लिए होगा, और अदर सेकेंड एक्सपेरिमेंटल एरर विल बी सब प्लॉट, और दूसरा एक्सपेरिमेंटल एरर सब प्लॉट्स के लिए होगा। तो अब एक चीज तो बात ये होगी कि दो एक्सपेरिमेंटल एरर मिलते हैं स्प्लिट प्लॉट डिजाइन में। उसमें से भी क्या होता है, द एक्सपेरिमेंटल एरर फॉर मेन प्लॉट विल बी लार्ज। जो मेन प्लॉट होगा उसके लिए एक्सपेरिमेंटल एरर तो बहुत बड़ा होगा, वाइल एक्सपेरिमेंटल एरर फॉर सब प्लॉट विल बी स्मॉल। और जो एक्सपेरिमेंटल एरर होगी सब प्लॉट्स के लिए वो छोटी रहेगी। वो इसलिए रहेगी क्योंकि यहाँ पे जो एरर है सब प्लॉट्स में, वो तीन जितने भी हिस्से होंगे, दो तीन उन हिस्सों में बढ़ जाती है। तो जो एक्सपेरिमेंटल एरर है सब प्लॉट्स की, इसीलिए छोटी रहेगी, कम रहता है, स्मॉल रहता है। नेक्स्ट, द फैक्टर लेवल्स अलॉटेड टू मेन प्लॉट्स आर कॉल्ड मेन प्लॉट ट्रीटमेंट। वो फैक्टर के लेवल जो मेन प्लॉट में हम एलोकेट करते हैं, अलॉट करते हैं, उनको मेन प्लॉट ट्रीटमेंट बोलते हैं। और फैक्टर लेवल्स अलॉटेड टू द सब प्लॉट्स, फैक्टर लेवल जो सब प्लॉट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, अलॉट किए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड सब प्लॉट ट्रीटमेंट। जैसे ये है, सपोज वी हैव टू फैक्टर्स, एक है शोइंग टिलीज मेथड से, वो फैक्टर ए कह दिया, जिसके डिफरेंट लेवल्स हैं। शोइंग हमने अलग अलग डेट्स में कर दी, जनवरी 1, जनवरी 15, जनवरी 13। ये तो फर्स्ट फैक्टर हो गया, शोइंग बाय टिलीज मेथड और डिफरेंट लेवल्स। सेकंड फैक्टर ले लिया नाइट्रोजन, इसके डिफरेंट डोजेस देख लिए हमने, N0, N1, N2। और ये जो शोइंग है टिलीज मेथड से, इसके लिए तो लार्ज प्लॉट की जरूरत पड़ेगी। और जो नाइट्रोजन है फर्टिलाइजर, इसको स्मॉल प्लॉट की जरूरत पड़ेगी। सपोज करो 3 फार्मर एग्री टू डू दिस एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट 3 फार्मर एग्री कर जाते हैं करने के लिए। मैंने क्या करा, 3 ब्लॉक बना दिए, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। फिर इसको हर एक ब्लॉक को मैंने डिवाइड किया प्लॉट्स में, जिसमें मेन प्लॉट जिन्हें बोलते हैं, पूरा पूरा एक साइकिल प्लॉट हो गया। हर एक ब्लॉक में 3 प्लॉट बनाए, ये मेन प्लॉट्स हो गए। फिर ब्लॉक 1 में 3 प्लॉट बनाए, इसमें मैंने रैंडमाइजेशन किया। जो शोइंग का जो लेवल्स है, जनवरी 1, जनवरी 15, जनवरी 13 को रैंडमाइजेशन के थ्रू मैंने यहाँ अप्लाई करना शुरू कर दिया। रैंडमाइजेशन डेट्स का यहाँ पे किया चिट के द्वारा। फिर क्या करा, हर एक सिंगल प्लॉट को 3 अलग अलग हिस्सों में, क्योंकि जो दूसरा फैक्टर बी है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर वाला, इसके 3 लेवल थे, तो इन मेन प्लॉट को मैंने 3 हिस्सों में बांटा। तो ये सब प्लॉट्स हो गए, जिसमें N0, N1, N2 इस्तेमाल करे, दीज आर सब प्लॉट्स। फिर रैंडमाइजेशन फिर किया इन डोजेस का। फिर ये सेकंड जो मेन प्लॉट था ब्लॉक 1 में, इसके भी 3 प्लॉट सब प्लॉट्स में डिवाइड करा, N1, N2, N0 अप्लाई किया। तो ये सब प्लॉट्स कितने होंगे वो डिपेंड करता है मेरे फैक्टर बी के कितने लेवल्स हैं। तो मैंने रैंडमाइजेशन किया हुआ है हर एक सब प्लॉट्स में। तो इसी तरह से ब्लॉक 2 में भी मैं सेम प्रोसीजर फॉलो करूंगा, ब्लॉक 3 में भी सेम प्रोसीजर फॉलो करूंगा। तो इस तरह से ये स्प्लिट प्लॉट डिजाइन को हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द फैक्टर इन विच वी वांट मोर एक्यूरेसी और मोर प्रिसिशन
वी एलोकेट दैट फैक्टर इन सब प्लॉट्स। कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो फैक्टर जिसमें हम ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, जिसमें मुझे ज़्यादा प्रिसिशन चाहिए, उसको तो मैं एलोकेट करता हूँ सब प्लॉट में। एंड द फैक्टर इन विच वी नीड लेस एक्यूरेसी, लेस प्रिसिशन, और इन विच वी कैन टेक सम रिस्क, दैट फैक्टर इज एलोकेटेड इन मेन प्लॉट। कितना इंटरेस्टिंग है। वो फैक्टर जिसमें हमें मुझे लेस एक्यूरेसी चाहिए, लेस प्रिसिशन चाहिए, और जिसमें मैं थोड़ा बहुत रिस्क भी ले सकता हूँ, उस फैक्टर को मैं एलोकेट करूंगा मेन प्लॉट में। सपोज कीजिए दो फैक्टर थे टिलेज, इसके तीन अलग अलग लेवल्स है, जीरो टिलेज, रिड्यूस टिलेज आरटी, और कन्वेंशनल टिलेज। इस टिलेज के लिए तो मुझे लार्ज प्लॉट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन फैक्टर है दूसरा नाइट्रोजन, जिसके डोजेज है 100 kg नाइट्रोजन, 150 kg, 200 kg जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, इसको तो मैं बाय हैंड भी कर सकता हूँ। इसको मुझे स्मॉल प्लॉट चाहिए। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग और बताते हैं, ये जो पूरा पूरा स्प्लिट प्लॉट में एडिशनल फैक्टर कैन बी इंक्लूडेड इन द एक्सपेरिमेंट विदाउट डिस्टर्बिंग ओरिजिनल लेआउट। और इसमें बिना ओरिजिनल लेआउट को डिस्टर्ब किए हुए मैं एक और एडिशनल फैक्टर इसमें इंक्लूड कर सकता हूँ जब मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। देखिए इसको इस तरह से ले सकते हैं। मैंने सपोज कीजिए हमने सोइंग भी कर ली टिलेज मेथड से, फर्टिलाइजर भी मैंने अप्लाई कर लिया। अब बीच में क्या होता है, वायरल अटैक हो जाता है क्रॉप पे, इंसेक्ट्स का अटैक हो जाता है। तो मैं इसमें बीच में ही जब मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है, मैं पेस्टिसाइड तीसरा फैक्टर इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिससे मेरी फसल बच जाए और मेरी फसल जो है ज़्यादा सही यील्ड दे। तो मैं इस तरह से तीसरे फैक्टर को अचानक इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकता हूँ स्प्लिट प्लॉट डिजाइन में, जबकि फैक्टोरियल डिजाइन में मैं नहीं कर सकता था ऐसा। जो अगर तीसरा फैक्टर डालना हो तो फॉर दिस ईच प्लॉट इज फर्दर डिवाइडेड इन स्मॉलर प्लॉट। जो सब प्लॉट होता है मेरा इस उसको और छोटे प्लॉट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, जिनको अल्टीमेट प्लॉट्स या सब सब प्लॉट बोलते हैं, आगे मैं डिस्कस करूंगा। और नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ थर्ड फैक्टर सी, ये डिपेंड करेगा सब सब प्लॉट कितने बनाने हैं, वो थर्ड फैक्टर सी के लेवल्स पे डिपेंड करेगा। एंड ऑल द लेवल्स ऑफ सी आर एलोकेटेड रैंडमली टू दीज अल्टीमेट प्लॉट्स। और इन सब सब प्लॉट या अल्टीमेट प्लॉट में अलग अलग लेवल्स जो होते हैं सी के, उनको रैंडमली मैं एलोकेट करूंगा। इट इज जनरली यूज्ड व्हेन ऑल द फैक्टर्स आर नॉट इक्वल इंपॉर्टेंस। स्प्लिट प्लॉट डिजाइन पूरा पूरा अभी तक तो डिस्कस किया, तभी यूज करते हैं जब सारे फैक्टर इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते मेरे लिए। नेक्स्ट इज स्प्लिट प्लॉट डिजाइन या डबल स्प्लिट प्लॉट डिजाइन। यू कैन से स्प्लिट प्लॉट डिजाइन इज एन एक्सटेंशन ऑफ स्प्लिट प्लॉट डिजाइन। ये जो स्प्लिट प्लॉट डिजाइन है, डबल स्प्लिट प्लॉट डिजाइन है, ये एक्सटेंशन है एक तरह का स्प्लिट प्लॉट डिजाइन का। दिस डिजाइन इज यूज, ये स्प्लिट प्लॉट डिजाइन वहां इस्तेमाल करते हैं व्हेन देयर आर थ्री फैक्टर्स, जब मेरे पास तीन फैक्टर्स होते हैं। अभी डिस्कस किया था लास्ट, इससे पहले वाले डिजाइन में तीन फैक्टर्स होते हैं और ईच रिक्वायरिंग डिफरेंट लेवल ऑफ प्रिसिशन, और हर एक के डिफरेंट लेवल ऑफ प्रिसिशन होता है। तीन फैक्टर्स होते हैं, दो ही नहीं एक और बढ़ जाता है इसमें। एंड द लेआउट ऑफ द स्प्लिट प्लॉट डिजाइन इज सिमिलर टू द स्प्लिट प्लॉट डिजाइन, और लेआउट बिल्कुल सेम होता है जो स्प्लिट प्लॉट डिजाइन का होता है। ईच रेप्लिकेशन, इसमें होता क्या है स्प्लिट प्लॉट में, हर एक रेप्लिकेशन या ब्लॉक्स जो भी कहते हो आप, इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ मेन प्लॉट। पहले तो ब्लॉक को नंबर ऑफ मेन प्लॉट में डिवाइड करते हैं, तब मेन प्लॉट इज डिवाइडेड इनटू सब प्लॉट, मेन प्लॉट को फिर सब प्लॉट में डिवाइड करते हैं। फिर जो तुम्हारे सब प्लॉट होते हैं फिर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब सब प्लॉट। जो सब प्लॉट होते हैं उसको फिर से सब सब छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइड करते हैं, जिनको सब सब प्लॉट बोलते हैं। दो तीन बार इसमें देख रहे हो प्लॉट स्प्लिट हो रहा है, दो बार स्प्लिट हो रहा है एक्चुअली। द लेस इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो तीन फैक्टर्स हम लेते हैं स्प्लिट प्लॉट डिजाइन में, जो लेस इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कम इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, दैट इज एलोकेटेड रैंडमली टू द मेन प्लॉट, उनको हम रैंडमली एलोकेट करते हैं मेन प्लॉट में। समवट मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो कुछ हद तक इंपॉर्टेंट होते हैं, दीज आर एलोकेटेड टू द सब प्लॉट, वो हमको सब प्लॉट में एलोकेट करते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है तीनों में, उसको हम एलोकेट करते हैं सब सब प्लॉट में। कितना इंटरेस्टिंग है, एक एग्जांपल से देखो। जैसे फैक्टर ए है, इसमें टिलेज है, इसमें तो बिग प्लॉट की जरूरत पड़ेगी, मेन प्लॉट की जिसे कहते हैं। फैक्टर बी है प्लांट पॉपुलेशन, इसमें इतना बड़ा प्लॉट के नहीं, मीडियम साइज के प्लॉट की जरूरत पड़ेगी, इसको सब प्लॉट में अप्लाई करूंगा।
और फिर जो सब प्लॉट को भी डिवाइड करके सब सब प्लॉट था। तीसरा फैक्टर है नाइट्रोजन। तो बहुत स्मॉल प्लॉट बाय हैंड भी मैं इस फर्टिलाइजर को अप्लाई कर सकता हूँ। तीसरा फैक्टर को उसमें सब सब प्लॉट की जरूरत पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं कि जो तीन अलग अलग फैक्टर्स हैं उनको उनके लिए जो प्लॉट साइज है वो भी डिफरेंट डिफरेंट चाहिए, एक ही जैसे नहीं चाहिए। फैक्टर ए के लिए मेन प्लॉट चाहिए, फिर फैक्टर बी के लिए फैक्टर सेकंड दूसरा जो फैक्टर है उसको उससे मीडियम साइज का प्लॉट चाहिए, मेन प्लॉट को फिर डिफरेंट प्लॉट्स छोटे छोटे प्लॉट में तोड़ दिया जिसको सब प्लॉट बोलते हैं। फिर जो तीसरा फैक्टर है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का इफेक्ट देख रहे हैं यील्ड पे, उसके लिए फिर जो सब प्लॉट थे उसको फिर से डिवाइड कर दिया अलग अलग प्लॉट में जिसको सब सब प्लॉट बोलते हैं। तो ये देख रहे हैं हम कि तीनों फैक्टर्स का को जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो प्लॉट साइज एक जैसे नहीं है, वो डिफरेंट है। नेक्स्ट, स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन। जब आप देखेंगे ये भी अनदर वेरिएंट ऑफ स्प्लिट प्लॉट डिजाइन। स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन भी एक दूसरा वेरिएंट है स्प्लिट प्लॉट डिजाइन का। इट इज ऑल्सो नोन स्प्लिट प्लॉट डिजाइन, इसको स्प्लिट ब्लॉक डिजाइन भी बोलते हैं। अब भाई ये स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन की कहाँ जरूरत पड़ गई? सपोज कीजिए अभी तक क्या हो रहा था स्प्लिट प्लॉट या स्प्लिट स्प्लिट प्लॉट में क्या होता था, एक फैक्टर के लिए तो बड़ा प्लॉट मेन प्लॉट चाहिए था, दूसरे फैक्टर के लिए सब प्लॉट चाहिए था, तीसरे फैक्टर के लिए सब सब प्लॉट चाहिए था। लेकिन अब स्ट्रिप प्लॉट लगाने की जरूरत कहाँ पड़ी? ये स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन वहां हम इस्तेमाल करते हैं जहां हमारे पास दो फैक्टर तो होते हैं लेकिन दोनों फैक्टर को दोनों बार लार्ज प्लॉट की जरूरत पड़ती है, दोनों फैक्टर को अप्लाई करने के लिए लार्ज प्लॉट की जरूरत पड़ती है। तब हम स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रिप मैंने पट्टी 30 मीटर की 40 मीटर की इस तरह के बड़े बड़े प्लॉट में 30 बाई 40 मीटर 40 बाई 50 मीटर इस तरह के प्लॉट में मैं इन फैक्टर्स को अप्लाई कर सकता हूँ। ये है स्ट्रिप का मतलब, जब मेरे पे दो फैक्टर हों और दोनों फैक्टर के लिए मेरे को लार्ज प्लॉट की जरूरत पड़े तो तब समझो कि स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन लगाना है। जैसे एक फैक्टर टिलेज ले लिया, टिलेज तो ट्रैक्टर से होगा, ट्रैक्टर छोटे प्लॉट पे तो चलेगा नहीं, इसके लिए भी लार्ज प्लॉट चाहिए। दूसरा फैक्टर इरिगेशन है, इरिगेशन अगर छोटे प्लॉट पे करोगे 3/4 के तो वो सीपेज हो जाएगा, रिसाव हो जाएगा पानी का, तो इसके लिए भी लार्ज प्लॉट चाहिए। तो ये दोनों फैक्टर, फर्स्ट टिलेज और फैक्टर सेकंड इरिगेशन, इस दोनों फैक्टर के लिए मेरे को लार्ज प्लॉट की जरूरत पड़ेगी। तो इस केस में मैं स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन का इस्तेमाल करूंगा। और एक चीज और इंटरेस्टिंग, व्हेन द इंटरेक्शन फैक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इंडिविजुअल फैक्टर। कहने का मतलब जो इंटरेक्शन फैक्टर का जो प्रिसिशन होगा दैट विल बी हायर देन दैट ऑफ द इंडिविजुअल फैक्टर ए एंड बी। ए और बी जो अलग अलग दो इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं इनके प्रिसिशन से इनके इंटरेक्शन का प्रिसिशन ज़्यादा रहेगा। तब इस तरह के केस में भी हम स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन का इस्तेमाल करते हैं। और इन द स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन ईच ब्लॉक इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। इसमें होता क्या है कि हर एक इस इन स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन में जो ब्लॉक होता है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रिप में हम इसको डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द फैक्टर। वो डिपेंड करता है मेरे फैक्टर्स के लेवल कितने हैं। और जो एक फैक्टर को मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में अप्लाई करूंगा तो उसको हॉरिजॉन्टल फैक्टर बोलूंगा, दूसरे फैक्टर को वर्टिकल स्ट्रिप में अप्लाई करूंगा तो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल फैक्टर। अगर आप समझिए जब ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप या वर्टिकल स्ट्रिप की बात कर रहा है तो इट इज स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन। नेक्स्ट, इसका लेआउट थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ ऐसे ही। सपोज कीजिए कैपिटल ए और कैपिटल बी आर एनी टू फैक्टर्स विच आर टू बी कंपेयर। दो फैक्टर्स हैं कैपिटल ए कैपिटल बी जिनको कि हमें कंपेयर करना है। और लेट सपोज कीजिए फैक्टर ए के 5 लेवल्स हैं, A0 A1 A2 A3 A4, और फैक्टर बी के 4 लेवल्स हैं, B0 B1 B2 B3। और जो 5 लेवल हैं फैक्टर ए के A0 A1 A2 A4, इनको हम एलोकेट कर रहे हैं रैंडमली टू द 5 स्ट्रिप्स ऑफ ईच रेप्लिकेशन। ये 3 रेप्लिकेशन मैंने बनाए, फर्स्ट, दिस इज सेकंड और दिस इज थर्ड, ब्लॉक भी कह सकते हैं आप। मैंने क्या करा, जो फर्स्ट फैक्टर था, फर्स्ट फैक्टर कैपिटल ए, इसके 4 तुम्हारे लेवल्स हैं A0 A1 A2 A3 A4, जिनको रैंडमली हमने अप्लाई किया हुआ है कॉलम के थ्रू। तो A4 को फर्स्ट कॉलम में, A0 को सेकंड कॉलम में, A3 को थर्ड में, A1 को फोर्थ में,
2 को 5th में, रैंडमली हमने इनको एलोकेट किया हुआ इन लेवल्स को फैक्टर ए के वर्टिकली कॉलम में। और इसी तरह से फैक्टर कैपिटल बी जो दूसरा फैक्टर था उसके जो 4 लेवल थे B0 B1 B2 B3, इनको हमने हॉरिजेंटली हमने ये अप्लाई किया हुआ B3 B1 B2 B0 इस तरह से। तो इस तरह से वर्टिकल स्ट्रिप्स और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में हमने इनके जो 2 फैक्टर्स हैं इनके लेवल्स को एलोकेट किया हुआ है। तो इस तरह से हमारा ये स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन चलता है। तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया, कई तरह के डिजाइन डिस्कस करें, सीआरडी डिस्कस किया। सीआरडी में यही था कि होमोजीनियस कंडीशन में हम इसको इस्तेमाल करते थे, और सबसे बड़ी बात थी होमोजीनियस कंडीशन के साथ साथ ये सीआरडी जो है केवल लैब कंडीशंस में हम इस्तेमाल करते हैं सीआरडी को। लैब एक्सपेरिमेंट हो गया, ग्लास हाउसेस हो गए, ग्रीन हाउसेस हो गया, जिसमें हम वेरिएशंस को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, जो मॉइस्चर का वेरिएशन हो चाहे फर्टिलिटी का वेरिएशन हो और टेम्परेचर का वेरिएशन हो, खासकर टेम्परेचर और मॉइस्चर का सीआरडी में इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बताया आरबीडी सिंगल फैक्टर डिजाइन होता है, जिसमें जो फर्टिलिटी ग्रेडियंट है वो सिंगल डायरेक्शन में रहती है, और इसमें ब्लॉक्स बनाते हैं। ब्लॉक्स बना करके हम एक्सपेरिमेंटल एरर को कम करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमने एलएसडी बनाया। एलएसडी में जो वेरिएशन होता तो ये सिंगल फैक्टर डिजाइन ही है, लेकिन इसमें जो वेरिएशंस होते हैं वो 2 डायरेक्शन में रहते हैं, और 2 डायरेक्शन में होने की वजह से हम पूरे एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को रोज कॉलम में भी डिवाइड करते हैं। और फोर्थ एक्चुअली फैक्टोरियल डिजाइन। अभी तक हमने बताया कि सीआरडी आरबीडी एलएसडी ये सिंगल फैक्टर डिजाइन होते थे, जिनके डिफरेंट लेवल्स को हम कंपेयर करते थे। लेकिन फैक्टोरियल डिजाइन वो डिजाइन होगा जिसमें हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स की हम स्टडी करते हैं, दो या 2 से ज़्यादा फैक्टर और उनके अलग अलग जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं उनका कंपैरिजन करते हैं। नेक्स्ट स्प्लिट प्लॉट डिजाइन बताया था। स्प्लिट प्लॉट भी एक तरह का 2 फैक्टोरियल डिजाइन ही है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि एक फैक्टर के लिए तो बड़ा प्लॉट चाहिए, दूसरे फैक्टर के लिए दूसरा प्लॉट चाहिए, और 2 अलग अलग साइज के प्लॉट चाहिए, जबकि फैक्टोरियल डिजाइन में इक्वल साइज के प्लॉट चाहिए होते थे, स्मॉल प्लॉट आई कैन से। और स्प्लिट प्लॉट में एक और इंटरेस्टिंग चीज थी कि एडिशनल फैक्टर में इस्तेमाल कर सकता था, बीच में एक्सपेरिमेंट चलते चलते में थर्ड फैक्टर का भी मैं इसमें अचानक इंट्रोड्यूस कर सकता था। फिर बताया स्प्लिट प्लॉट डिजाइन। स्प्लिट प्लॉट या डबल स्प्लिट भी बोलते हैं इसको। इसमें स्प्लिट प्लॉट में तो 2 फैक्टर्स उनके लेवल्स को कंपेयर करते थे, लेकिन स्प्लिट प्लॉट डिजाइन में 2 से 1 ज़्यादा कह सकते हैं 3 फैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। 3 फैक्टर्स में भी एक फैक्टर को बड़ा प्लॉट, दूसरे फैक्टर को उससे छोटा प्लॉट और तीसरे फैक्टर को और छोटा प्लॉट हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी, जिसका प्रिसिशन सबसे ज़्यादा हो, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो, उसको तो हम सब प्लॉट में अप्लाई करते थे। जिसका थोड़ा कम हो उसको सब प्लॉट में इस्तेमाल करते थे, और जिसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा ना हो, जिसके प्रिसिशन इतना ज़्यादा हमें मेजर करने की ज़रूरत ना हो, तो उसको हम मेन प्लॉट में इस्तेमाल करते थे। अब लास्ट में था स्ट्रिप प्लॉट डिज़ाइन। भाई ये क्या चीज़ है? अभी तक तो जितने भी थे स्प्लिट प्लॉट डिजाइन में एक जो भी होता था, अलग अलग जो स्ट्रक्चर था उनका प्लॉट का वो अलग अलग था, एक को बड़ा एक को छोटा। लेकिन स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन में होते तो 2 ही फैक्टर है, लेकिन दोनों फैक्टर के लिए लार्ज प्लॉट की जरूरत पड़ती है। और इसमें इंडिविजुअल इफेक्ट तो हम चेक करते ही करते हैं, उनके इंटरेक्शन को भी हम चेक करते हैं। इंटरेक्शन इफेक्ट ए और बी का कंबाइंड इफेक्ट क्या रहा हमारी यील्ड पे, ये भी चेक करते हैं। और जो एक फैक्टर को हॉरिजॉन्टली स्ट्रिप में हम अप्लाई करते हैं उसको हॉरिजॉन्टल फैक्टर बोलते हैं, एक फैक्टर को वर्टिकल स्ट्रिप में अप्लाई करते हैं उसको वर्टिकल फैक्टर बोलते हैं। तो इस तरह से हमने करीब करीब सारे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को आज डिस्कस किया है, और ये भी बताया है कि किन किन कंडीशंस पे ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हम यूज करते हैं। So that's it for today. If you have found this video interesting and helpful, please like this video and subscribe my channel. Thank you very much, dear. Thank you.